इस कला में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब महाराजा कृष्णचंद्र भंजदेव ने छौ को एक सुव्यवस्थित और संरचित नृत्य शैली के रूप में ढालने की पहल की। उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें उस्तादों जैसे उपेंद्र बिस्वाल और बनमाली दास को सढ़ई कला से मयूरभंज बुलाया गया। इन माहिर गुरुओं ने छू को एक डिसिप्लिन्ड और रिफाइंड फॉर्म में विकसित किया। ये दोनों आज भी मयूरभंज छऊ के आदि गुरुओं के रूप में माने जाते हैं। उनकी लीडरशिप में छऊ को 2 परफॉर्मेंस ग्रुप्स में बांटा गया। उत्तर शाही मतलब नॉर्दर्न साइड और दक्षिण शाही मतलब सदर्न साइड, जिसमें मुकाबला भी होता था और कला का विकास भी। दक्षिण शाही को महाराजा का दल और उत्तर शाही को महारानी का दल माना जाता था। हालांकि ऐसा कहीं भी लिखित रूप से प्रमाणित नहीं है। इन उस्तादों को टैक्स फ्री जमीन भी दी गई थी और आज भी उनकी विरासत उनके वंशजों के जरिए जिंदा है। फिर आया महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव का युग, जिन्होंने छौ को एक भव्य राजसी आयोजन का रूप दे दिया। उस दौर में छौ नृत्य चैत्र पर्व के समय सिर्फ 2 दिन प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें महल के अंदर दोनों शाहियों, उत्तर शाही और दक्षिण शाही के नर्तक अपनी परफॉर्मेंस देते थे और उनके बीच मिठाई बांटी जाती थी, सिर्फ इस परंपरा को जिंदा रखने के उद्देश्य से। दरबार के समय हर साल 11 से 13 अप्रैल के बीच महल के अंदर 3 दिन तक छौ का प्रदर्शन होता था। उस समय दोनों शाहियों के बीच मुकाबला होता था, जिसमें जीतने वाले को तालचेर कप प्रदान किया जाता था। उनके भाई श्यामचंद्र भंज और श्री दामचंद्र भंज ने खुद नर्तकों की ट्रेनिंग और कोरियोग्राफी की निगरानी की, जिसकी वजह से छौ में परफेक्शन और निपुणता और भी बढ़ गई। हर शाही को 2000 रुपये की वार्षिक ग्रांट भी दी जाती थी। इसी कालखंड में कई नए नृत्य रूप विकसित हुए, जैसे उफुली, बसी पैती, धन पछुड़ा, झुंटिया मजा, गोवरा गाला, विद्या सुंदर, तमुलिया कृष्ण, हिंदुस्तानी आदि। इसी दौरान छौ में नई विस्तृत कथा वस्तुएं, बेहतर ड्रामेटिक कॉस्ट्यूम्स और मुखौटा न पहनने की परंपरा शुरू हुई, जो आगे चलकर मयूरभंज छौ की एक अलग और विशिष्ट पहचान बन गई। 1912 में महाराजा ने एक नया नृत्य रूप विकसित करवाया, वॉर डांस, जो एक मॉक फाइट स्टाइल का प्रदर्शन था,